नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम संचयन में से दिए जल उठे पाठ पर चर्चा करेंगे। ये मधुकर उपाध्याय द्वारा रचित है। यह एक संस्मरण है जिसमें दांडी कूच के पहले गांधी जी की तैयारी के बारे में हमें संक्षिप्त विवरण मिलता है। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। दिए जल उठे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ है दिए जल उठे और लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। इस संस्मरण की शुरुआत गुजरात के रास नामक जगह से की गई है। कहते हैं कि वहां पर बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था, यानी बरगद का पेड़ था वहां पर, और बरगद का पेड़ तो हमेशा बहुत पुराना होता है, इसलिए उसे बूढ़ा बरगद कहा गया है। और यह घटना जो घटी थी वहां पर, वो उस बरगद के पेड़ के आसपास घटी थी। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में गए थे। उन्हें वहां पर भाषण नहीं देना था, यानी ये पहले से तय नहीं था कि वे भाषण देंगे, लेकिन वहां के लोगों ने आग्रह किया उनसे, तो वे भी तैयार हो गए। और क्या भाषण दिया उन्होंने? भाषण की शुरुआत की कि क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। वो लोगों से पूछना चाहते थे कि क्या वे भी सत्याग्रह में गांधी जी का साथ देंगे, वल्लभ भाई का साथ देंगे। और जब वो भाषण दे रहे थे, उसी के बीच वहां के मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। यानी निषेधाज्ञा वो आज्ञा होती है जो कोई न्यायालय किसी होते हुए काम को रोकने के लिए देता है। यह आज्ञा न्यायालय की ओर से आता है और किसी घटते हुए काम को वहीं पर रोकने के लिए कहता है, और इसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारी वहां के कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर हुई थी। शिलिडी वही व्यक्ति था जो वल्लभ भाई पटेल से बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था, क्योंकि पिछली बार अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल ने शिलिडी को भगा दिया था, और इस अपमान का बदला लेने के लिए शिलिडी ने यह निषेधाज्ञा लागू की थी और वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करवाया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वे अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने के बाद बोरसद की अदालत में लाया गया, क्योंकि उन पर मुकदमा चलाना था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहां पर उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी जब उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया कि उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था। जज को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस धारा के तहत इन्हें सजा दें, कितनी सजा दें। उन्होंने 8 लाइन का फैसला लिखा। जब कोई मुकदमा चलता है तो जज को लिखना पड़ता है फैसला, तो 8 लाइन का ही फैसला था, लेकिन उस 8 लाइन को लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि किस प्रकार क्या मुकदमा चलाएं वो वल्लभ भाई पटेल पर। आखिर उन्होंने तय किया कि पटेल को 500 रुपए का जुर्माना देना है और साथ में 3 महीने की जेल की सजा भी भुगतनी है।
और इस सजा के लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाना था। जब गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी के बारे में सुना तो बहुत नाराज हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे तो चुप रहे। उन्हें अब लगा कि दांडी कूच की तारीख बदली जा सकती है, क्योंकि वो पटेल का इंतजार कर रहे थे। अब वल्लभ भाई पटेल तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें जेल जाना था। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अब जो अभियान वो करेंगे, जिस अभियान पर वो चलेंगे, तो वो 12 मार्च से पहले ही शुरू की जा सकती है। उन्होंने पहले तारीख 12 मार्च तय की थी। अब उन्हें लगा कि वे उसके पहले ही अपना अभियान शुरू कर देंगे। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। वल्लभ भाई पटेल को 3 महीने के जेल की सजा थी और साबरमती जेल साबरमती आश्रम के पास ही था। यानी जब बोरसद से उन्हें साबरमती जेल ले जाया जाएगा तो उन्हें साबरमती आश्रम के सामने से गुजरना पड़ेगा। साबरमती आश्रम के लोग वल्लभ भाई पटेल को देखना चाहते थे, उनकी एक झलक पाना चाहते थे, तो समय का अंदाजा लगाया कि किस समय वो वहां से गुजरेंगे। गांधी जी स्वयं ही आश्रम के बाहर आकर खड़े हुए। पीछे पीछे सारे आश्रमवासी भी आ गए। लोगों को लगा कि क्योंकि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है तो उनकी मोटर वहां पर नहीं रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोटर रुकी क्योंकि पटेल का प्रभाव इतना था कि पुलिस वालों को अपनी मोटर रोकनी पड़ी। गांधी जी और पटेल की मुलाकात हुई, छोटी सी मुलाकात हुई, सड़क पर ही उनकी मुलाकात हुई। कार में बैठकर जाते समय पटेल ने आश्रम के लोगों से कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। कहने का मतलब ये है कि पटेल कहना चाह रहे थे कि अंग्रेज भारतीयों को सजा देने की ताक में थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर वो भारतीयों को कैद कर रहे थे। पटेल ने भी कोई गलती नहीं की थी, उन्हें भी कैद कर लिया गया था। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मुझे कैद कर लिया गया है, उसी प्रकार आप भी कैद हो सकते हो और उसके लिए तैयार रहिए। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। जब वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार हुए तो देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, यानी हर एक भारतीय अंग्रेज सरकार से नाराज था कि उसने गलत कदम उठाया। जो भी अंग्रेज सरकार ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैद करके उन्हें जेल भेज दिया, ये उचित ना था। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में प्रस्ताव पेश किया। इसमें बताया गया कि बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजना गलत था। उन्होंने इस सरकारी कदम की निंदा की थी और इस प्रस्ताव में कई लोगों ने अपनी राय रखी थी, लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि जो कार्य उन्होंने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उन्होंने गिरफ्तार किया, वो इसीलिए किया था क्योंकि वो गलत थे, जबकि भारतीय यह मानने के लिए तैयार नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने भी कहा था कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी का अर्थ है स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला।
उनका कहना था कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी इस बात को सिद्ध करती है कि अब किसी में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रही। भारत सरकार जो उदाहरण पेश कर रही थी वह गलत था और उसका नतीजा बुरा हो सकता था। यानी यह एक चेतावनी की तरह थी कि भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी कदम उठाने से कोई रुकेगा नहीं। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अब आगे समझते हैं। जब गांधी जी रास पहुंचे तब भी वही निषेधाज्ञा लागू थी जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लोगों को लगा कि शायद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और इसलिए जो गांधी जी के साथ थे, जो सत्याग्रही उनके साथ थे, उन्होंने अपनी ओर से पूरी तैयारी की हुई थी कि अगर गांधी जी को कैद कर लिया जाए, उन्हें जेल की सजा हो जाए, तो उनकी जगह कौन अगुवाई करेगा, यानी कौन सत्याग्रह का नेतृत्व करेगा। अब्बास तैयब जी को तैयार करवाया गया। वो भी वहां पहुंच गए कि यदि गांधी जी गिरफ्तार हुए तो वे उस कूच की, दांडी कूच की अगुवाई करेंगे, दांडी कूच का नेतृत्व करेंगे। बोरसद से निकलने के बाद लेकिन अब सब निश्चिंत हो चुके थे कि जलालपुर पहुंचने तक गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर भी अपनी तरफ से सब लोग तैयार थे कि यदि ऐसा कुछ हो जाए तो आगे क्या करना होगा। जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग सबसे आगे थे, यानी दरबार समुदाय के लोग इस सत्याग्रह में सबसे आगे खड़े होकर गांधी जी का साथ देने के लिए तैयार थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज, ये दो दरबार समुदाय के लोग हैं, वो वहीं पर मौजूद थे। गांधी जी ने जब वहां पर भाषण दिया, रास में जब गांधी जी ने भाषण दिया, तो उन्होंने इन दोनों लोगों का नाम लिया, खास तौर पर दरबार समुदाय के लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रास में रहते हैं, लेकिन उनकी मुख्य बस्ती, जिस जगह से दरबार समुदाय के लोग आए थे, यानी जहां पर उनका वास्तविक स्थान था, वो था कनकपुरा, और उसके पास में देवण नामक एक गांव। और ये दरबार समुदाय के लोग रियासतदार होते थे, यानी रियासत के, छोटे छोटे रियासत के मालिक होते थे। उनकी जिंदगी ऐशो आराम की थी, काफी पैसे रहते थे उनके पास, काफी धनी थे ऐसे लोग। फिर भी उन सब चीजों को छोड़कर, उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर वो रास आ गए थे ताकि वो भी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का साथ दे सके। और गांधी जी ने सबसे कहा कि इन लोगों से, यानी दरबार समुदाय के लोगों से त्याग और हिम्मत की सीख बाकी लोगों को भी लेनी चाहिए। ये ऐसे लोग थे जो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर, सुख की जिंदगी छोड़कर अपने देश के लिए, अपने आप को न्योछावर करने के लिए आगे आए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा।
इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। इस बीच यह भी बताया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी और वो साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते थे। इस कमेटी की बैठक के पहले वे आकर गांधी जी से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने संदेश भिजवाया। गांधी जी ने रात से ही उन्हें जवाब लिखा और उसमें लिखा कि जिस यात्रा पर वो निकले थे, वो किसी के लिए भी उस यात्रा को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने लिखा कि अगर नेहरू गांधी जी से आकर मिलना चाहते हैं तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है रात का जागरण भी करना पड़े, क्योंकि गांधी जी जहां पर भी होंगे वे अपनी यात्रा रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। उनका कहना था कि संदेश वाहक नेहरू को वहां पर ले आएंगे जहां पर गांधी जी होंगे। शायद उन्हें नदी की धारा पार करनी पड़े, मछुआरों के कंधों पर बैठकर आना पड़े, लेकिन यदि नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना होगा, क्योंकि गांधी जी की यात्रा किसी कारण भी स्थगित नहीं की जा सकती थी। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास के आम लोग सरकार के प्रति काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया था। अब इस गुस्से के कारण वहां के जो पुश्तैनी मुखिया थे, यानी जो पीढ़ियों से मुखिया बने आए थे उस गांव में, वो लोग और पटेल, इन सब ने जाकर सरकार को अपना इस्तीफा दे दिया कि वो सरकार के साथ, यानी अंग्रेजों के साथ और संपर्क में नहीं रहना चाहते। अपने अपने पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने दांडी कूच से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश अधिकार वाले भूभाग से ही करेंगे, यानी उस जगह से शुरुआत करेंगे जहां पर ब्रिटिश का अधिकार हो। किसी राजघराने के इलाके से वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत लंबा पड़ता, इसलिए उस रास्ते को, उस यात्रा को थोड़ा छोटा करने के लिए उन्होंने बड़ौदा रियासत से जाना स्वीकार कर लिया। जब गांधी जी के लोग गांधी जी के साथ सत्याग्रही रास में दाखिल हुए तो गाजे बाजे के साथ, यानी बड़े शान से दाखिल हुए। गांधी जी एक धर्मशाला में ठहरे, जबकि बाकी सारे सत्याग्रही तंबुओं में रुके थे। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? रास की आबादी केवल 3000 थी, लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। यानी रास के आसपास से लोग इस जनसभा में गांधी जी को सुनने के लिए, उनका साथ देने के लिए आए थे। अब अपने भाषण में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो सजा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली है, वो लोगों की सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। यानी ये उन्होंने व्यंग्य किया कि अंग्रेजों ने यह गिरफ्तारी इसीलिए की क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीयों के लिए कार्य कर रहे थे।
और उन्होंने लोगों से कहा कि वे सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दें। और यह भी कहा कि कुछ लोग जिस तरह गंदगी पर मक्खी चिपकी रहती है, उसी तरह लोग चिपके रहते हैं। यानी अपने स्वार्थ के लिए वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो इस्तीफा ना देकर अंग्रेज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने लोगों से कहा कि कब तक वे अंग्रेज़ों के अत्याचार सहेंगे, कब तक वे अंग्रेज़ों से शोषित होते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेज़ लूट मचा रहे हैं, वे भारतीयों को लूट रहे हैं, यानी उनकी खुशियां छीन रहे हैं। भारतीयों की आंखें खुलनी चाहिए, यानी उन्हें सच्चाई का पता लगना चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ सभी को आगे बढ़ना चाहिए। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? गांधी जी ने आगे यह भी कहा कि यदि वे गिरफ्तार कर लिए जाएं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी, यानी ओपन चैलेंज दिया कि उन्हें गिरफ्तार करने का यह सही मौका था, क्योंकि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो 3 महीने की सजा होगी और ऐसा करने पर सरकार को लज्जा आएगी। क्यों? क्योंकि राजद्रोही को काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा दी जाती है। अब गांधी जी खुद ही अपने आप को राजद्रोही मानने के लिए तैयार हैं। तो अंग्रेजी सरकार उन्हें क्या सजा देने वाली है, जब वो खुद चाहते हैं कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि वो एक राजद्रोही हैं। तो इसके बाद अंग्रेजी सरकार उन्हें क्या सजा दे सकती है? कहने का मतलब ये है कि गांधी जी किसी भी सजा के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई सजा ही नहीं लगेगी। यह उनका अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों को एक ओपन चैलेंज था। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। गांधी जी और उनके साथी रात से शाम को 6 बजे निकले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। 8 बजे वास्तव में सभा होनी थी गांधी जी की, लेकिन क्योंकि उन्हें वहां पहुंचने में देरी हो गई थी, इसलिए 1 घंटे के लिए उनकी सभा को टाल दिया गया था। लोग वहां पहुंचते पहुंचते बहुत थक गए थे और एक डर भी उनके मन में था कि मही नदी को कैसे और कब पार करेंगे। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो समुद्र की ओर से ठंडी हवा चल रही थी। कनकापुरा में एक बूढ़ी औरत गांधी जी के पास आई, उनके माथे पर तिलक किया और उनसे याचना की कि वे स्वराज लेकर ही वापस आए। और गांधी जी ने भी उन्हें दिलासा दी कि वे जरूर स्वराज लिए बगैर नहीं आएंगे। जब वे आएंगे तो स्वराज उनके हाथ में होगा। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा होती है। कनकापुरा की जनसभा में भी जब गांधी जी ने भाषण दिया
तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के राज में राजा से लेकर रंक तक सभी दुखी हैं, क्योंकि राजे महाराजे भी जैसे सरकार चाहती है वैसा ही करते हैं, और इसलिए उसे राक्षसी राज कहा और कहा कि ऐसे राज का अंत होना चाहिए। आगे के रास्ते साफ नहीं थे, रेतीले थे, तो यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी दूर यात्रा कार से कर लें, लेकिन गांधी जी ने इसे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनकी धर्म यात्रा थी, तो धर्म के लिए की गई यात्रा पैदल चलकर ही सफल सिद्ध हो सकती है। पैदल चलते समय ही लोगों का सुख दुख समझ में आएगा और तभी यात्रा में भी सफलता मिलेगी। उनके अनुसार हवाई जहाज या मोटर कार या बैलगाड़ी में बैठकर जाने से धर्म यात्रा सफल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने मोटर गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया और पैदल चलने के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। यहाँ पर मही नदी की खासियत के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर समुद्र का पानी आकर यहाँ मिलता है और इसलिए नदी के तट पर बहुत नमक छोड़ जाता है, और इसलिए यहाँ पर उसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। अंग्रेजी शासकों में से एक वर्ग ऐसा भी था जिसको लगता था कि गांधी जी और उनके साथी मही नदी के किनारे अचानक नमक बना डालेंगे और कानून तोड़ देंगे। वहां नमक बनाया जा सकता था। गांधी जी को जो वरिष्ठ अधिकारी जानते थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जी कोई भी काम छुपकर अचानक चुपके से नहीं करेंगे। गांधी जी हमेशा ओपन चैलेंज देकर ही करते थे, हमेशा बताकर ही कोई कार्य करते थे। तो उनको पता था, कुछ अधिकारियों को पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर गांधी जी और उनके साथी नमक बनाकर कानून नहीं तोड़ेंगे। फिर भी नदी के तट पर सारे नमक के भंडार हटा दिया और उन्हें नष्ट कर दिया गया ताकि ऐसा कोई खतरा ही न पैदा हो। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोंपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। पहले यह तय किया गया था कि कनकापुरा में भाषण देने के बाद, यानी वहां की जनसभा के बाद, गांधी जी और उनके साथी वहीं पर रुक जाएंगे उस दिन। लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। तय किया गया कि मही नदी को आधी रात के समय पार किया जाए, क्योंकि आधी रात के समय समुद्र का पानी वहां पर चढ़ेगा, यानी हाई टाइड होगा, और इसलिए दलदल और कीचड़ में कम चलना पड़ेगा। तो 10:30 बजे भोजन के बाद सारे सत्याग्रही नदी की ओर निकल चले। रात अंधेरी थी। गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। अभी तक हाई टाइड नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें दलदली जमीन पर चढ़ना पड़ा ताकि सही समय आने तक वे नदी तक पहुंच जाएं और आधी रात को वहां से निकल पाएं। जब गांधी जी दलदली जमीन पर चल रहे थे, तब भी कुछ लोगों ने कहा कि वो उन्हें कंधे पर उठा लेंगे। गांधी जी ने वही बात दोहराई कि यह धर्म यात्रा थी और इसे पैदल चलने से ही इसमें सफलता मिलेगी। जब वे तट पर पहुंचे, गांधी जी ने अपने पैर धोए और एक झोंपड़ी में आराम किया।
आधी रात का इंतजार किया ताकि आधी रात होने पर हाई टाइड आए, यानी पानी का स्तर थोड़ा बढ़े और वे नदी आराम से पार कर पाए। मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां थीं, दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास सरकार का नास, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थीं। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे-मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। अंधेरी रात होने के बावजूद मही नदी के तट पर मेला जैसा लगा हुआ था। लोग भजन गा रहे थे और गीत के बोल में गांधी और वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि अंग्रेजी सरकार का नाश किया जाना चाहिए। गांधी जी को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को दी गई थी। इस कार्य के लिए उन्होंने एक नई नाव खरीदी थी और नई नाव लेकर वो कनकापुरा पहुंचे थे। वे बदलपुर के रहने वाले थे और वहां के सत्याग्रही उन्हें निषाद राज कहकर पुकारने लगे। निषाद राज वही थे जिन्होंने राम को वनवास जाते समय नदी पार करवाई थी। इसलिए क्योंकि रघुनाथ काका गांधी जी को नदी पार करवाने वाले थे, उन्हें भी निषाद राज कहकर पुकारा जाने लगा। समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन तब तक अंधेरा बहुत गहरा चुका था। छोटे-मोटे दिए अंधेरे को भेद नहीं पा रहे थे, इसलिए कई हजारों लोग नदी के तट पर पहुंच गए। सबके हाथ में दिए थे और वही नजारा मही नदी के उस तरफ भी था। वहां के भी लोग दिए लेकर खड़े थे। यहाँ के लोग गांधी जी को विदा करने के लिए दिए लेकर खड़े थे और नदी के उस पार के लोग गांधी जी का स्वागत करने के लिए दिए लेकर खड़े थे। यह भी कहा जा सकता है कि लोगों के दिल में जो आशा के दिए जल उठे थे, जो सकारात्मकता के दिए जल उठे थे, ये दिए जो उनके हाथ में थे, वो उसी के प्रतीक स्वरूप थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ आया था। गांधी झोंपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं, बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। रात के ठीक 12 बजे पानी चढ़ आया था। गांधी जी नाव में बैठकर चलने के लिए निकल पड़े। वहां पर खड़े लोग नारे लगाने लगे, महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, ऐसे नारे लगाने लगे। और जब तक नाव उस ओर पहुंची, वहां से भी आवाज आने लगी। इन्हीं नारों की आवाज वहां से भी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किनारा नहीं, बल्कि पहाड़ की घाटी हो, क्योंकि पहाड़ की घाटी में हमारे आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि यानी एको सुनाई देती है। तो जिस प्रकार नदी के इस तरफ नारे सुनाई दे रहे थे, नदी के उस तरफ भी नारे सुनाई देने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर यहाँ के आवाज की प्रतिध्वनि हो। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था।
1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। नाव में बैठकर गांधी जी ने मही नदी पार कर ली। दूसरी तरफ भी काफी कीचड़ और दलदली जमीन थी। 1.5 किलोमीटर तक उन्हें इस कीचड़ में चलना पड़ा और करीब 1 बजे वे उस पार पहुंचे। और जैसे ही वे पहुंचे, गांधी जी काफी थक चुके थे तो आराम करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद भी नदी के तट पर लोग दिए लिए खड़े हुए थे, क्योंकि वे बाकी सत्याग्रहियों का भी इंतजार कर रहे थे। बाकियों का भी स्वागत करना वे अपना फर्ज समझते थे। चलिए छात्रों, अब कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण था? पटेल ने आश्रम वासियों से क्या कहा और क्यों? गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान किसी से भी मदद लेने से क्यों इनकार कर दिया? गांधी जी और सत्याग्रहियों को मही नदी पार करने के समय में बदलाव क्यों लाना पड़ा? रघुनाथ काका के बारे में आप क्या जानते हैं? रात के 12 बजे मही नदी के दोनों तट का नजारा कैसा था? छात्रों, इस पाठ को विस्तृत रूप से समझा चुकी हूं। कोई शंका, कोई संदेह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।